चलिए, रेडी उजीर? यस सर। ओके। प्रवीण सर। इनकी प्रोफाइल किस नाम से है? उजीर खान। उजिर खान। यू डिड योर ग्रेजुएशन। उजिर खान की आवाज आप तक आ रही है? यस सर, आ रही। मैं आपकी प्रोफाइल देख पा रहा हूँ। आप बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं यस सर। और आपकी परसेंटेज भी अच्छे से देख पा रहा हूँ। बीकॉम है तो आपको वैसे भी इकोनॉमिकली सिस्टम में आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा होगा। पहले से आप जॉब में हैं क्या? यस सर। तो आप पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए, बालाघाट ऐसे कौन से पैलेस, कौन से स्थल, कौन सी ऐसी ऐसा फूड, कौन सा एग्रीकल्चर जो ऑल ओवर इंडिया में स्पेशली बालाघाट में पाया जाता हो और पूरे इंडिया को इफेक्ट करता हो? My name is Uzair Khan. I am from Balaghat district of Madhya Pradesh. I have done my graduation in BCom from Shri Atal Bihari Vajpayee Government Arts and Commerce College, Indore. Presently, I am working as an office assistant in Madhya Pradesh Gramin Bank. सर, बालाघाट का एक चिन्नौर राइस है जो कि बालाघाट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है, जो कि काफ़ी फेमस है और इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके अलावा बालाघाट में घूमने लायक भी जगह काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि गांगुलपारा है और कान्हा नेशनल पार्क भी बालाघाट और मंडला के बीच में है, तो वो बालाघाट में भी आता है। आप एमपी में एक शहर है जो शायद कैपिटल भी है, भोपाल। यस सर। क्या भोपाल की कुछ हिस्ट्री जानते हैं आप? सॉरी सर, नहीं जानता हूँ। भोपाल भी लखनऊ की तरह कभी नवाबों का शहर रहा है। यस सर, राजा भोज के बारे में सुना हूँ बस, बाकी हाँ, उनकी राजा हिस्ट्री नहीं भोज। जानता हूँ सर। क्या राजा भोज की कैपिटल बता सकते हैं आप? सॉरी सर। धार। अभी क्या कोई सॉरी सर, थोड़ा डिस्क। यस अभी सर। आ रही है। हाँ, तो धार नाम से क्या कोई सिटी या कोई अभी स्थान है एमपी में? यस सर, है सर। हाँ, तो वो धार भोज परमार की कैपिटल रही है। ठीक है। और उनके बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू दिल्ली। दिल्ली। हाँ, वो भोज, उनके बारे में आप जरूर जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है परमारों की। और ये जो यस। आप बता सकते हैं मुझे, जो मालवा क्षेत्र है, यस सर। जो मालवा एरिया है, ये अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में किन दो चार बातों के लिए फेमस है? मालवा का एरिया स्पेशली क्या सॉरी देख सर, पा रहे हैं? वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की सोशल कंडीशन, या वहाँ पे कोई ऐसी बातें, ऐसे हिस्टोरिकल पैलेस के तौर पे क्या देख पा रहे हैं मालवा में? मालवा में सर वो एक धार में ही मांडा वो गढ़ का किला है, वो मुझे उसके बारे में मुझे बस पता है क्योंकि मैं वहाँ घूमने गए थे कॉलेज की तरफ से। उसके अलावा मुझे नहीं पता है सर, बट मैं डेफिनेटली अपडेट कर लूंगा इससे। हाँ, तो मालवा में ऑल ओवर इंडिया का सर्वाधिक फॉरेस्ट भी मालवा क्षेत्र ही रखता है। एमपी रखता है ऑल ओवर इंडिया में, और एमपी में मालवा, क्योंकि मालवा में काफी बारिश काफी होती है, क्योंकि इसमें ये जो अरब सागर का जो मानसून है और बंगाल खाड़ी का मानसून है, ये दोनों ही मालवा के अंदर बारिश करते हैं। सिप्रा, चंबल, काफी इंपॉर्टेंट रिवर भी वहां है, और सबसे ज्यादा अभ्यारण्य मालवा एरिया में पड़ते हैं, यस सर। क्योंकि फॉरेस्ट ज्यादा है तो अभ्यारण्य भी वही होने। तो ये जो टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, ये मालवा रेंज में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। यस। आप अच्छा अच्छा, तो आपका मैं देख पा रहा हूँ आपकी इसी में कि आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखी है, प्रेशर हैंडल करने में आप काफी माहिर हैं। हम्म? यस सर। अभी जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मेरे तो आपके चेहरे पे नर्वसता दिख रही है। जैसे आप मालवा के बारे में एमपी के होते हुए पूरा स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे, मैं नर्वसता देख रहा हूँ आपके चेहरे। नहीं सर, ये वो तो नर्वसनेस नहीं।
नहीं तो आप मुस्कान तो नहीं दिख रही चेहरे पे, अब थोड़ी हल्की सी आई है जैसे मैंने बोला है। यस। तो थोड़ा सा यूं खुल के उजैर खान जवाब दीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस अभी इस्लाम का इस्लाम की दो मूल ब्रांच मानी जाती है शायद, शिया और सुन्नी। यस सर। हम्म, तो क्या रीजन है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, और ईरान क्यों शिया को शिया ब्रांच को मानता है या शिया सिस्टम को मानता है इस्लाम में? सर इस सुन्नी में दो मेन ब्रांचेस शिया और सुन्नी है। शिया और सुन्नी में मेन डिफरेंसेस हजरत मोहम्मद की डेथ के बाद शुरू हुए। शिया लोगों का मानना था कि हजरत मोहम्मद की डेथ के बाद कि जो अगला मेन लीडर रहेगा इस्लाम का, वो हजरत मोहम्मद की फैमिली का ही रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने हजरत अली को माना था। और सुन्नियों का ये मानना था कि कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली का होना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने हजरत अबू बकर को अपना मेन लीडर माना था। यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। और दोनों की मान्यताओं में भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, और अपनाने के तरीके में भी। जैसे शिया लोग नमाज हाथ खोल कर पढ़ते हैं, जबकि सुन्नी लोग हाथ बांध कर पढ़ते हैं। और शिया लोग दो नमाज जो रहती है, वो 5 नमाज रहती है दिन भर में। तो शिया लोग जो रहते हैं वो दो दो नमाज को जोड़कर पढ़ते हैं। जैसे जोहर और असर को जोड़ कर पढ़ते हैं, और मगरिब और ईशा को जोड़कर पढ़ते हैं, जबकि सुन्नी लोग पांचों को अलग अलग पढ़ते हैं अपने अपने टाइम पे। क्या कुरान इतनी साइंटिफिक है कि उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता? इस विचार पे आप भी पूर्ण थे, श्योर हैं? सर अभी तक के तो श्योर है कि इस पर नहीं हो सकता है, अभी तक के तो, अभी तक की हिस्ट्री के हिसाब से। हाँ, मतलब इस निंदा मानते हैं, फरमान जारी कर देते हैं मृत्युदंड का, इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर सकता। मतलब आप क्या मानते हैं, ये साइंटिफिक है इतना ज्यादा? मतलब नहीं सर, आपका विचार ये डायरेक्ट है मृत्यु कि दंड घोषित करना तो गलत बात है। पहले उसके अगले पक्ष को भी अपना तर्क सामने रखने की अनुमति देना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला दिया जाना चाहिए। इतना कठोर नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। तो मुझे मुझे बताइए कि अभी वर्तमान में पूरा वर्ल्ड, अभी भी मुझे वही याद आ रहा है 1970 वाला, दो ध्रुवों में बट गया है। तो अभी आपको कौन सी दो ध्रुव दिखाई देती है जिसमें मैन पावर, पहले कोई और था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अब आपको दो एग्जैक्ट विश्व में वर्ल्ड में कौन से दो ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, दो कौन से पावरफुल कंट्रीज दिखाई दे रही है जो ये एक ग्रुप से है दूसरा ये ग्रुप से? तो दो ग्रुप तो मुझे हिसाब से तो यूएसए और रसिया ही लग रहा है। क्यों? एक ग्रुप आपको नहीं यूएसए लगता की कि तरफ। रशिया से ज्यादा पावरफुल हो गया है चाइना? सर कुछ मामलों में ज्यादा पावरफुल है टेक्नोलॉजी के एरिया में, बाकी कुछ मामलों में अगर रसिया भी ज्यादा अगर ही अगर आगे है। अगर अगर मेरी बात सुनिए, अगर टेक्नोलॉजी में चाइना आगे चला गया तो पॉपुलेशन तो उनके पास पास रशिया से कई गुना ज्यादा है। यस सर। आजकल पावर ही टेक्निक का है। फिर आप क्या मानते हैं भाई, अगर पावर ही टेक्निक का है और आप कह रहे हैं चाइना टेक्निक में रशिया से आगे चला गया, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं फिर चाइना बहुत आगे है रशिया से। फिर ये चाइना और यूएस से दो ध्रुवीय क्यों नहीं बना? अभी रशिया ही क्यों है? क्योंकि रशिया अग्रेसिव कंट्री है, बहुत जल्दी अटैक करती है, या उसमें वो क्षमताएं हैं जो चाइना में नहीं? चाइना को कहीं ना कहीं फियर है, डर है इस बात का, क्या पता अटैक करके हम कहीं लॉस्ट ना हो जाए, कहीं हमारा लॉस ना हो जाए। क्या मानते हैं इस बात को आप? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, अच्छा अच्छा, आप बट मतलब डेफिनेटली अपडेट कर लूंगा। ये जो करंट के इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, स्टेट में या कंट्री में? आप अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितना मैटर होते हैं उस पर फोकस करते हैं, यूँ? नहीं नहीं सर, इंटरेस्ट है सर, बाकी इतना थोड़ा सा ज्यादा इस पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट, मतलब। नहीं आप, मैडम आपका क्या सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में? कॉमर्स? बीकॉम। यस सर। हाँ, तो मैं आपने बीकॉम किया है, आप मुझे बता सकते हैं कि एक बहुत फेमस टेक्स्ट लिखा कभी एडम स्मिथ ने, नेशन ऑफ वेल्थ, सुना होगा आपने? यस सर। हाँ, तो क्या
क्यों इससे पहले इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हुई, इसके बाद एक सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश हुई? ऐसा क्या क्या प्रिंसिपल दे दिया वीएस स्मिथ ने, सॉरी अपने एडम स्मिथ ने? सॉरी सर, ये रिवाइज नहीं कर पाया हूँ, मुझे ये रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, तो मैं तो आपसे अपेक्षा कर रहा था, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो क्या आप एक बीकॉम के स्टूडेंट होने के नाते एक स्टेट को, एक कंट्री को, आपके दिमाग में कौन से ऐसे सजेशन आ रहे हैं जिससे और हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो स्ट्रांग हो सके? क्या सुझाव आपके दिमाग में सूझ रहे? क्या बीमा कंपनी को, या जो बीमा पॉलिसीज होती है, जो आज आप एलआईसी में अगर जाते हैं तो वहां इकोनॉमिकली तौर पे भारत के लोगों पर ऐसी कौन सी एक आधी योजना आपके दिमाग में और आती है, ऐसी कौन सी प्लानिंग ऐसी आपके माइंड में आ रही है जो और एलआईसी में आ जानी चाहिए, जिससे आम जो जन होता है, नॉर्मल पीपल जो होते हैं, उनको उसका लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके? सर एजुकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाना चाहिए, और एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा स्कीम्स को लॉन्च करना चाहिए। और इंश्योरेंस सेक्टर को भी इंश्योरेंस के अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और उसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए ज़्यादा कैंपेन वगैरह करना चाहिए। जैसे मुझे याद आता है, आज से 8-10 साल पहले यस। एलआईसी में प्रीमियम का सिस्टम अभी भी है, शायद पहले भी होता होगा, तो यस। मतलब आदमी 20 साल प्रीमियम देता है, मंथली वाइज देता है या ईयरली वाइज देता है, और फिर जो 20 साल बाद जो उसको एक अमाउंट मिलता है, वो यस। अमाउंट तो फिर उसको बहुत कम लगता है कि भाई उस टाइम पर जाते हुए उस अमाउंट का, तो आप अगर वर्तमान जो महंगाई बढ़ती है या जो सिस्टम बन जाता है कि रुपया कमजोर हो जाता है और जो पैसों की कीमत है, तो वो तो उसका फिर कोई लाभ ही नहीं, मतलब बेनिफिट मुझे तो नजर नहीं आता। स्पेशली इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहिए कि भाई प्रीमियम जो है उसका लाभ अधिक हो जाना चाहिए, कि यही अगर प्रीमियम आप साल का 5,000 भरते हैं, फिर वो प्रीमियम भरते भरते आपको 10-20 साल बाद 15 लाख 10 लाख रुपए मिलते हैं, उस समय तो उनकी कोई कीमत ही नहीं होती, एक अच्छे नॉर्मल टाउन में भी कोई प्लॉट नहीं मिलता। सर इंश्योरेंस का मेन पर्पस सेविंग करना नहीं होता है, इसका मेन पर्पस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो इस वजह से ये तो जो लास्ट में मिल रहा है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर बीच में इस टर्म के दौरान अगर डेथ हो जाती तो जो सम अस्योर्ड मिलता वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा अच्छा, अच्छा। चलो ठीक है, मैंने आपसे काफी सवाल किए, आप थोड़ा मुस्कुरा कर जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप में कॉन्फिडेंस है, और आप मध्य प्रदेश से आते हैं, और मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी पर लगभग लगभग भारत में एक ये आरोप लगता रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार एक सिंगल पॉलिसी पे काम करती है। क्या आप मानते हैं, क्या वहां मुसलमानों को लेकर आपके मन में भी ये विचार आता है कभी? नहीं सर, मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आता है। वहां ऐसी कोई, मतलब कोई प्रकार की दिक्कत आपको इंडिया में नहीं लगती? नहीं सर। जी जी, ओके। संदीप सर? हाय उजीर, कैसे हो? ठीक हो सर। बढ़िया एकदम। यस। यू मेंशन दैट मतलब यू कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड उजीर, है ना? यू गॉट 90%, 91% इन योर 10th and 12th, है यस। ना? डू यू थिंक दैट मार्क्स आर दी ट्रू मेजर्स ऑफ ए स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस उजीर? आपको क्या लगता है कि ट्रू मेजर्स क्या मार्क्स होते हैं उसकी इंटेलिजेंस के? नहीं सर, मेरा ऐसा मानना नहीं है। हम्म, तो आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पे? सर वो जो एप्लीकेबिलिटी रहती है नॉलेज की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो रहता है हम्म, वो एकेडमिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो यू गॉट गुड परसेंटेज और गुड, आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, आपके पास एक ओवरऑल आइडिया है एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है? तो जी, इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग इन द करंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो व्हाट वुड दैट थिंग, मतलब आप क्या चेंज करना चाहोगे सिस्टम के अंदर जो आप देखते हो, है ना? क्योंकि यू गो थ्रू ऑल द थिंग्स, है ना, आपको सब पता है। हम्म। क्या चीज़ें देखते हो आप, क्या चेंज करना चाहिए हमें? सर ये प्राइवेट स्कूल्स में जो ज़्यादा फीस ले रहे हैं एजुकेशन के लिए से, ये थोड़ा सा चेंज किया जाना चाहिए।
और गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में जाकर प्राइवेट स्कूल के बराबर ही नॉलेज ले सके। नहीं उजीर, जैसे स्कूल्स अगर वो कॉस्टली है काफ़ी, वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी हॉस्पिटलिटीज़ भी अच्छी होती है, पर अगर मैं मतलब सिस्टम में चेंज करने की बात आपको बोलूँ, हमें सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो रिलेवेंट है आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस पेस से, जिस स्पीड से अदर कंट्रीज़ ग्रो कर रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, मशीन लर्निंग्स के अंदर, है ना, हाई यस क्वालिटी जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती है हमें। तो क्या ये जो हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और ये पढ़ते हैं, क्या ये रेलेवेंट है उन सब चीज़ों को देखते हुए? आपको क्या लगता है? और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पास्ट से ही हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब सीख सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी वाले नॉलेज रहते हैं, प्रैक्टिकलिटी वाले सब्जेक्ट रहते हैं, उनको भी सिक्स्थ ग्रेड से सिखाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि एआई वगैरह है, इनके बारे में बेसिक बेसिक पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए ताकि वे इस क्षेत्र में भी सोच सके और अपना करियर बनाने के बारे में विचार कर सके। ओके, तो अभी आपने मेंशन किया एआई वगैरह हमें इंक्लूड कर देनी चाहिए ना, तो यस। आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो इंक्लूसिव एआई डेवलपमेंट समिट थी, एआई समिट जो अभी हुई थी, है ना, यस आपको क्या लगता है हाउ कैन इंडिया बैलेंस आउट दी, जस्ट लाइक कि जो इंक्लूसिव एआई इनोवेशंस है और जो डेटा प्राइवेसी है और जो जॉब डिस्प्लेसमेंट है, उन सब चीज़ों को इंडिया बैलेंस आउट कैसे करेगा? आपको क्या लगता है? अगर आप एआई इनोवेशंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग्स की, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो आपको नहीं लगता कि यस जो लोग इन सब चीज़ों से इतने अवेयर नहीं है, उनकी जॉब पूरी तरीके से चली जाएगी या फिर उनके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, करंट नियर फ्यूचर के अंदर? कैसे बैलेंस आउट कैसे करेगी इंडिया इन सब चीज़ों को? सर, एआई को एक सपोर्टिंग टूल की तरह यूज किया जा सकता है। ये प्योरली ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें ह्यूमन जजमेंट नहीं होते और क्रिटिकल एंड सेंसिटिव डिसीजंस लेने के लिए ह्यूमन जजमेंट जरूरी होता है। ये पूरी तरह के से तो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, बट डेफिनेटली ह्यूमन को भी एआई का यूज करने के बारे में सीखना चाहिए और इसे किस तरह से ज्यादा बेटर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करना चाहिए। आप एआई को किस तरीके से यूज़ करते हैं? अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे एआई को, तो कैसे यूज़ करते हैं उसको? सर, मैं एआई में चैट जीपीटी का यूज मेनली करता हूँ और जेमिनी का भी यूज करता हूँ। चैट जीपीटी का यूज मैं करता हूँ कुछ भी फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करने के लिए या रिपोर्ट वगैरह ड्राफ्ट करने के लिए। अच्छा, तो यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इन 22। 2022, तो कॉमर्स आपकी स्ट्रीम थी, है ना? तो विच सब्जेक्ट इन योर स्ट्रीम डिड यू लाइक द मोस्ट, उजीर खान? मतलब कौन सा सब्जेक्ट आप सबसे ज़्यादा पसंद करते थे पढ़ना अपनी ग्रेजुएशन में? अकाउंटिंग सर। अकाउंटिंग्स। तो आप मुझे इसे बताइए कि नियर फ्यूचर में, अभी चलो पास्ट की बात कर लेता हूँ मैं, अभी पास्ट में या फिर लास्ट 10 साल की बात कर लेता हूँ, चलो लास्ट 10 साल या 20 साल के अंदर कौन सी ऐसी डिस्कवरी है, कौन सी ऐसी थियरी है जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है अकाउंटिंग्स के अंदर, है ना? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, सोसाइटी पे भी हो सकता है वो, मतलब ओवरऑल किसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है आप में से, अगर एक्सप्लेन करना चाहो आप तो। सर, पहले अकाउंटिंग के लिए ह्यूमनली रजिस्टर बनाए जाते थे, हम्म। लेकिन अभी नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए जिसके यूज से अकाउंटिंग करना बहुत ही इजीली हो गया है, इजी हो गया है। तो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट एक बड़ी उपलब्धि है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? यस सर। कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हुए हैं अभी अकाउंटिंग्स के अंदर नए? आप बता सकते हो दो तीन सॉफ्टवेयर्स के नाम किसी, जो सबसे ज़्यादा सर यूज़ एक किए जा रहे हैं अकाउंटिंग से सर, रिलेटेड? मैंने सिर्फ टैली का नाम सुना है। टैली? यस। चलिए, उजीर आप मुझे बताइए कि आप अगर मान लो किन्हीं फेमस पर्सनैलिटीज़ से मिलना चाहो, आपको लगता है कि ये यस कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ है या फिर आप जिनको मानते हो सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिनने आपको मतलब इंस्पायर किया है, आप मुझे किसी 5 ऐसे पर्सनैलिटीज़ के नाम बताइए जिनसे आप मिलना चाहोगे। वो हो सकता है कि जीवित भी हो सकता है कि वो अ, अभी नहीं है। किन से आप मिलना चाहेंगे? सर, विराट कोहली से फर्स्ट तो, ओके। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। फिर मिल्खा सिंह, ओके।
फिर इफ पॉसिबल महात्मा गांधी जी और शहीद भगत सिंह। ठीक है, शहीद भगत सिंह की कौन सी ऐसी दो बातें जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है आपको? सर वो देश के लिए उनका जज्बा इंस्पायर करता है, और अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा देश के लिए जो किया है उन्होंने, वो ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है। ठीक है। उजिर, यू ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक, है ना? यस सर। क्या आप मानते हैं कि आप आपने एक जॉब ले ली, यू आर अर्निंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, है ना? आप चालीस यस। पैंतालीस पचास हज़ार के आसपास कमाते हैं, कितना टाइम हो गया आपको लगे हुए? 2 इयर्स होने लगे सर। 2 ईयर्स हो गए। तो आप अर्न भी अच्छा कर रहे हैं, है ना? क्या आप मानते हैं कि आप यस। सक्सेसफुल इंसान हैं एक? क्या आपको लगता है? नहीं सर, मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं मेरे पास टाइम है, तो मैं लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचते रहना चाहिए, और मैं वही सोच रहा हूँ। आपके लिए अगर सक्सेस के अपने आप मायने को मैं क्या है? सक्सेसफुल मान लूंगा तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, तो मेरी फ्यूचर एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो पाएगी। आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है? आपके लिए सक्सेस क्या है उजीर? मतलब आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए सक्सेस की डेफिनेशन आपके हिसाब से? सर जब अपनी और फैमिली के ऑब्लिगेशंस को पूरी कर सके और एक हैप्पी लाइफ गुजार सके, तो वो सक्सेसफुल है। तो क्या आप हैप्पी लाइफ नहीं गुजार रहे अभी? अभी गुजार रहा हूँ सर। तो फिर ये तो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है फिर चीज़ें। नहीं, लेकिन फैमिली ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं हो पा रही है सर। चलिए, ओके, सी एन सर। गुड इवनिंग जेस। गुड इवनिंग सर। कैसे हो आप? ठीक हो सर, आप कैसे? मुझे आप ये बताइए कि इंश्योरेंस में अंडर राइटिंग का क्या अर्थ होता है? सर अंडर राइटिंग एक प्रोसेस है जिसमें इंश्योर्ड या जो सम इंश्योर्ड या सब्जेक्ट मैटर है उसके रिस्क को एनालाइज किया जाता है, और ये डिसाइड किया जाता है कि रिस्क को, जो प्रपोजल आया है उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं, और यदि एक्सेप्ट करना है तो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर करना है और किन प्रीमियम्स पर करना है, ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। ओके, आप ये बताइए कि बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? सर बैंक एश्योरेंस एक फैसिलिटी है जिसमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है कि बैंक्स के द्वारा इंश्योरेंस कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। और एक ये पॉलिसी लैप्स होती है एलआईसी में, तो उसका क्या मीनिंग्स होता है? सर अगर कोई पॉलिसी का प्रीमियम पॉलिसी होल्डर ड्यू डेट के बाद ग्रेस पीरियड में भी नहीं कर पाता है, तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो इसे लैप्स पॉलिसी कहते हैं। क्या लैब्स पॉलिसी को वापस रिवाइव कर सकते हैं? यस सर, रिवाइवल पॉसिबल है। तो फिर तो वो लैब्स ही होगी। ग्रेस ग्रेस पीरियड इसीलिए दिया जाता है ना कि आपको एक टाइम मिलता है जहाँ पे आप प्रीमियम पे कर सकते हो। नहीं सर, उसके बाद में भी रिवाइवल के लिए बीच बीच में स्कीम्स आते रहती है, जिसके अंतर्गत उसको किया जा सकता है रिवाइवल। सर कैरी ऑन। तो मुझे आप ये बताइए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक बेसिक नीड्स, जो बेसिक रिस्क रहता है वो कवर हो जाता है, और एकदम सडन जो इफेक्ट आने रहते हैं वो सडन इफेक्ट से रिकवर हो पाता है इंसान। आपने एलआईसी में कुछ यूलिप प्लान सुने होंगे, तो यस सर। उसमें रिस्क और रिटर्न कैसे काम करता है? सर यूलिप प्लान में जो पॉलिसी होल्डर प्रीमियम का पेमेंट करता है उसका एक पोर्शन इंश्योरेंस की तरफ जाता है और एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो जो पॉलिसी होल्डर है वह अपने रिस्क एपिटाइट के बेसिस पर ये डिसाइड करता है कि उसे रिस्क इक्विटी पर इन्वेस्टमेंट करना है या डेट पर इन्वेस्टमेंट करना है। इसके हिसाब से रिस्क का एलोकेशन होता है। सर आवाज नहीं आ जी, रही। आपका बंद करना आवाज़। चलो लास्ट क्वेश्चन ये आपसे कि अभी एलआईसी के करंट चेयरमैन कौन है? सर करंट चेयरमैन की पोस्ट तो नहीं है, एमडी एंड सीईओ है आर दोरई, मिस्टर आर दोरई स्वामी सर। अच्छा, ओके, संदीप जी कह रही हो। जी, टेल मी द मेन डिफरेंस बिटवीन जो इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है, स्पेशली इन लद्दाख रीजन। आपको यस। क्या लगता है इनका मेन रीज़न क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट का आपके हिसाब से? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं पता आपको कि अक्साई चीन के बारे में नहीं पता आपको? नहीं सर, कम नॉलेज इसके एल बारे एस में थोड़े से। एल ए सी के बारे में आपको नहीं पता?
किसके बारे में सर? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नो सर, सुना है बट इसके बारे में पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब टैरिफ के बारे में क्या जानते हैं आप उजीर? सर टैरिफ एक तरह का टैक्स रहता है जो कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर लगाया जाता है। क्या रीजंस हो सकते हैं टैरिफ लगाने के? टैरिफ लगाने का मेन रीजन तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो फर्म्स है उनका प्रोटेक्शन करना होता है, ताकि वो कंपटीशन में सरवाइव कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे देश की जो कंपनियां हैं वो अपने देश में कम रेट्स पर प्रोडक्ट्स को बेच दे और अपने देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो सरवाइव ना कर पाए। ओके, आपको क्या लगता है उजीर, अगर इंडिया चाइना पे अगर टैरिफ लगा दी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे भी हैं, मेन यस सर। रीज़न टैरिफ लगाने का कॉन्फ्लिक्ट भी तो हो सकता है एक, है ना? यस सर। क्या आपको लगता है कि इंडिया को चाइना पे टैरिफ लगा देना चाहिए? आपको नहीं लगता ऐसा? अगर लगा देते हैं तो इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे? सर अगर इंडिया चाइना पर टैरिफ लगा देता है तो चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में महंगे हो जाएंगे। हम्म, तो जो गरीब लोग हैं, इंडिया के जो रूरल पॉपुलेशन है, मेनली चाइनीज प्रोडक्ट ही यूज करती है क्योंकि वह नॉर्मल से कम प्राइस में होते हैं। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है सर। ओके। प्रवीण सर, माइक ऑन करिए सर आपका, माइक ऑन करिए सर, माइक ऑन करिए पहले। हाँ, मुझे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो आपने तो काफी 2 साल तक आमतौर से लोगों से मिलते रहते हैं, आपका कम्युनिकेशन तो बेटर हो ही गया होगा। यस सर। क्या ऐसे लोग भी आते हैं जो आपसे कहते हैं थोड़ा खर्चा पानी ले लो, एक लोन कर दो? नहीं सर, मेरे लोन का काम मेरे द्वारा नहीं किया जाता है, मैं मेनली कैश काउंटर में बैठता हूँ। बट डेफिनेटली ऐसे लोग आते हैं जो कि कुछ फेवर करने के बदले में हमारा जल्दी काम कर दो ऐसा ऑफर करते हैं। बट मैं उन्हें सीधे मना कर देता हूँ और ऐसा मना कर देता हूँ कि अगले बार वो दोबारा बोले ना। ओके। क्या? ठीक है, आप थोड़ा सा मुस्कुरा के जवाब दें। यस सर। और आप जो, मेरे को लग रहा है जो आप अभी ये कॉन्टेक्ट लेंस चश्मा पहन के बैठे हैं, इसे यस सर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है परिवर्तित करके जाए। ठीक है, थोड़ा दूसरा, आप वैसे जॉब में हैं, इकोनॉमिकली ठीक तो नहीं है, मुझे लगता है आप अपने चेहरे के डिजाइन के हिसाब से इसको दूसरा लें। मुझे थोड़ा सा ये आपके चेहरे पे अट्रैक्टिव नहीं लगा, या फिर इसका जो ऊपर का सिरा है मुझे थोड़ा सा। बाकी आपका नॉलेज है, आप जॉब में ऑलरेडी हो, एक्सपीरियंस आपके पास है, लेकिन आप एक करंट इवेंट के बारे में या फिर कोई भी बड़ा जो इन्फ्लुएंस ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, या फिर ऐसी कोई घटनाएं जो ऑलरेडी एक अवेयरनेस के तौर पे आपको पता होनी चाहिए, वो आपको नहीं है, तो थोड़ा सा जरूर आप पेपर्स, अखबार को अच्छे से पढ़ा करें। और उसके जो मुख्य मुख्य ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ आपने शायद आपकी, मैं उसमें देख रहा था टेक्निकली आप लिखा है, शायद आप टेक्निकली तौर से उसको पसंद करते हैं कि आपको जितने भी आधुनिक तकनीक आ रही है इसमें आपका इंटरेस्ट है ना? नहीं, यस किसी और की प्रोफाइल में था, आपकी प्रोफाइल में आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपका हॉबी क्या थी? सर। हॉबी रनिंग एंड कुकिंग सर। अच्छा, कुकिंग। क्या बनाते हैं आप? सर गुड़ का एक मीठा चावल डिश बनती है हमारे यहाँ, वो मैं काफी अच्छा बना लेता हूँ। गुड़ का चावल तो कोई भी बना, चावल उबालो उसमें गुड़ डाल दो, ये नहीं ऐसा सर, इसमें मुझे आप क्या करें उसमें? नहीं सर, हमारे यहाँ थोड़ा अलग टाइप से बनाते हैं उसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो आप जरूर, आपके यहाँ वहाँ पहुंच रहे हैं हम, आपका सिलेक्शन हो जाए डीओ में। वैसे ऑलरेडी आप जॉब में हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। 2-4 बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक तो करंट इवेंट्स पे स्पेशली ध्यान रखें, जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान है, करंट यस। महिलाओं का वर्ल्ड कप में विक्ट्री है, फिर पुरुष 2020 वाला क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट ठीक दिखता है। आप बालाघाट, बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट पैलेस है एमपी का। और आप मालवा के बारे में भी, अब मैं आपको जनरली अवेयरनेस के तौर पे कहूँ तो आप मालवा के बारे में भी नहीं जान रहे थे, तो आप थोड़ा सा इस बार मामले में, आपको पता हो कि ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा है एमपी में। तो यस। अपने स्टेट के बारे में थोड़ा, एक बहुत फेमस प्लानिंग चलाई थी शिवराज सिंह ने, कौन सी मुझे याद नहीं आ रही,
रिकॉल नहीं मैं भी कर पा रहा हूँ, जिसमें उनको मामा नाम मिला, मोबाइल दिए थे या बहनों के ऊपर कोई एक बहुत फेमस लाडली गाने की बहना। सजा थी है। वो था सर एक, लाडली लक्ष्मी था स्टार्टिंग में। लाडली लाडली लक्ष्मी। लक्ष्मी काफी फेमस। तो ऐसी कोई उनको कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनको ये चीज रिकॉल हो जाए तो पक्का पूछेंगे वो, यस सर। श्योर। इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हो तो क्या हाँ ऐसी। तो अभी क्या इन यादव जी ने, मोहन यादव नाम है भी आपकी सीएम का, यस क्या सर। लगता है आपको शिवराज सिंह से ज्यादा अट्रैक्टिव काम कर पा रहे या शिवराज सिंह बेटर थे? नहीं सर, दोनों अपने अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किए हैं दोनों ने। कुल मिला के एमपी पिछले 8-10 सालों में प्रोग्रेसिव स्टेट है। यस सर। आपको पता हो तो कौन सी एग्रीकल्चर स्पेशली एमपी में बहुत ज्यादा होती है? सोयाबीन बहुत ज्यादा होती है। सोयाबीन, वेरी गुड। सोयाबीन हमारे जो राजस्थान का जो हाड़ौती रीजन है उससे टच होता है, तो हाड़ौती रीजन में सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है। हाड़ौती में कोटा बूंदी आते हैं राजस्थान के, तो उसी में होती है, वो मालवा क्षेत्र से टच है। उसकी बाउंड्री मालवा से लगती है। ठीक है। ऐसा कौन सा स्टेट है जो राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है, एक ही साइड एमपी से लगती है? स्टेट को नहीं, डिस्ट्रिक्ट। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का जिससे 3 और राजस्थान है, एक ही बाउंड्री उसकी एमपी से लगती है? देखना आप मैप देखना आज एमपी का बैठ के, और फिर उसमें एक नीमच डिस्ट्रिक्ट देखना। ठीक है। सॉरी सर, वो आवाज कट हो गई थी बीच में। अच्छा, आवाज कट हो गई थी। मैं कह रहा हूँ ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, सिर्फ एक ही बाउंड्री एमपी से लगती है? उसकी 3 साइड से बाउंड्री है जो राजस्थान से लगती है, एक ही साइड से एमपी से लगती है, और है वो डिस्ट्रिक्ट एमपी का। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? आप मैप देखना आज, मैप देखना आज एमपी का मैप देखना। मैप देखोगे तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, नीमच। कौन सा? नीमच। नीमच। हाँ, एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, फेमस डिस्ट्रिक्ट है। और बाद में जब एक कारण से एमपी को दे दिया था, तो वो तीन का साइड से घिरा हुआ है राजस्थान से। ये राजस्थान वाले आईपीएससी जो है ना, यहाँ का पीएससी, जैसे आपके एमपीएससी होगा, है ना? यूपीएससी है। वैसे आरपीएससी ऐसा क्वेश्चन खूब बार पूछ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सतीश सर। बताइए आप इनको थोड़ा सा, मुझे तो 2-4 बातें लग रही है थोड़ा सा, वैसे आप अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। आपके आंसर में सॉरी ज्यादा है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, कॉन्फिडेंस का। ठीक है। ओवरऑल अच्छा है उजिर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्किंग ऑलरेडी, चीज़ें सही है ना। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस करंट इश्यूज़ के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि चाइना के जो कुछ उनकी तरफ से इलीगल एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, है ना। और जितना भी यस। एरिया है, चाइना चाइना कब्जाने की कोशिश कर रहा है, एक्साइज चीन के अंदर स्पेशली लद्दाख के अंदर, है ना। वो मानते हैं कि लद्दाख के अंदर एलएसी हमारा है, हम मानते हैं कि हमारा है। इस प्रकार की चीज़ें कुछ, यस। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बहुत नया मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, तो एक स्टेटिक मुद्दा हो गया ऑलमोस्ट। इसके बारे में आपको पता ही होना यस। चाहिए। बाकी चीज़ें ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में भी आपको पता है, सर ने इंश्योरेंस के बारे में आपसे क्वेश्चंस करे, उनका भी आपको आइडिया है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चलो सर, बेस्ट करंट ऑफ इशू। लक। मेरे को कहीं निकलना है, तो बाय। चलिए, बाकी सब अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स बीन 33 मिनट्स। ठीक हो जी, अगर कुछ पूछना होता आपको कभी भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यस। एवरीथिंग इज बट गोइंग गुड। मैं आपको कुछ पूछना पूछ सकते हो, नो डाउट। सर, ये करंट इवेंट्स के बारे में मुझे कहाँ से कवर करना चाहिए जैसे? करंट इवेंट्स मैंने भेजे ना, लिस्ट मैंने प्रोवाइड करी है करंट इवेंट्स की सारी, जो नेशनल इश्यूज है जितने भी। इसमें चाइना वाला भी है क्या सर? हाँ, उसमें चाइना वाला था। चाइना वाला? तो देखना आप उसमें है, वरना नहीं है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। आप चैट जीपीटी कर सकते हो इसके बारे में, गूगल पे कोई वीडियो देख लो, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप कवर कर सकते हो सारे को। इतने डिफिकल्ट, आपको नॉर्मल ऊपर ऊपर से आइडिया होना चाहिए उनके बारे में, इतना डीप जाने की भी आपको कोशिश वो ज़रूरत नहीं है ना। ऊपर ऊपर से आइडिया करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ना, जैसे टैरिफ सर, है। मुझे एक ये पूछना था कि जैसे मैं सेंटेंस बनाता हूँ तो बीच में थोड़े से वर्ड उल्टे हो जाते हैं, तो उस वजह से सेंटेंस फ्रेम सही से नहीं हो पाता है, मतलब नर्वसनेस या जो भी वजह से इंटरव्यू में। तो नहीं नहीं, उसका इतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आता? नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब आप अपनी बात रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे, वो मैटर करता है। और आप, मुझे तो नहीं लगा कोई आपका सेंटेंस बीच में सही गलत हुआ, ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, आराम से आप डिलीवर कर पा रहे थे चीज़ों को, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा।
है ना। बाकी ठीक है, और अच्छा एक इंटरव्यू आपका और करेंगे। कब आपका इंटरव्यू है, कब? 23 सर। अभी तो टाइम है उसमें तो एक इंटरव्यू और करेंगे। तब तक कुछ जो मैंने प्रॉम्प्ट आपको भेजा था, है ना, आपको यस भेजा था ना सर। वो इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए, तो उससे यस आप सर। जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। यूज़फुल है वो, कर रहे हो आप उससे? हाँ मैं कर रहा हूँ सर, हाँ तो यूजफुल है थोड़ा सा। हाँ उससे अभी थोड़ा, प्रैक्टिस होते जा रही बोलने की। हाँ वो सही है। बाकी कुछ भी रहता है आप कभी भी पूछो, हाँ, डोंट नीड टू वरी अबाउट और इट। फेस ज्यादा सीरियस लग रहा था कि सर इंटरव्यू के थोड़ा दौरान? सा लग रहा था नॉर्मली, वो क्या, एक तो हमें सही से दिख भी नहीं रहा, वैसे दिख रहा है बट थोड़ा सा क्या है, चश्मा थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है ज़्यादा, तो हाँ उसकी वजह वो से रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा स्माइल करके, मतलब ऐसे ठीक है, बट बीच बीच में थोड़ा बहुत जब भी कोई ऐसी कोई क्वेश्चंस पूछता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार थोड़ा सा फ़नी है ना, थोड़ा सा हम्म। मामूली से स्माइल कर सकते हो उसमें, बहुत बहुत माइन्यूट सा, है ना, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इरेलीवेंट सा हो रहा है या फिर नेचुरल नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आराम से माइन्यूट सा स्माइल करके आंसर कर सकते हो, है ना। चलिए बाकी सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है।